नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पर चर्चा, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के लिए मिला चंदा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बड़ौदा में फराज खाना गोदाम में लगी आग, डर से लोगों में अफरा तफरी। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था, लेकिन आजादी के बाद इसके साथ अन्याय हुआ। पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने 1 घंटे की स्पीच में कहा, वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणादायक है। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी ये पसंद था। उन्हें ये गीत नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। पीएम ने कहा कि उनके लिए इस गीत की ताकत बड़ी थी। फिर पिछले दशकों में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ धोखा क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी? मोदी ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन हिलता हुआ दिखा। लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा जारी है। शुरुआत पीएम मोदी ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना के सामने झुके थे। वंदे मातरम आजादी के समय से प्रेरणा का स्रोत था, तो फिर उसके साथ पिछले दशक में अन्याय क्यों हुआ? इस पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम के भाषण के 2 मकसद थे। पहला ये, उनकी बातों से लगा कि उनके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। दूसरा ये कि एक चर्चा को राजनीतिक रंग देने का। जब जब मोदी किसी विषय पर बोलते हैं, नेहरू का नाम बार बार बोलते हैं। गोगोई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में उन्होंने 50 बार कांग्रेस और 14 बार नेहरू का नाम लिया, लेकिन पीएम कितनी भी कोशिश कर ले, नेहरू के योगदान पर एक भी काला दाग नहीं लगा पाएंगे। पीएम के भाषण में इतिहास को फिर से लिखने की मंशा उनके भाषण में दिखाई देती है। मोदी ने आज के भाषण में भी नेहरू का नाम 7 बार लिया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि आज इस चर्चा को पीएम मोदी ने शुरू किया। भाषण दिया, कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, बस थोड़ा सा लंबा था। बस एक कमजोरी है उनकी, तथ्यों के मामले में कमजोर हो जाते हैं। मैं तो जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार नहीं हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपका मकसद है इसी अतीत में मंडराते रहना। जो हो चुका है, जो बीत चुका है। ये सरकार वर्तमान भविष्य की ओर देखना नहीं चाहते। आज मोदी जी वो पीएम नहीं रहे जो पहले थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की आधारशिला रखी गई। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। अब इस मस्जिद के लिए जुटाए चंदे का एक वीडियो सामने आया है। हुमायूं कबीर ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग नोट गिनते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास समारोह में 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ, जिससे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी। गुजरात के वडोदरा के एक गांव में फराज खाना के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बड़ोदरा के अंकोड़िया गांव में फराज खाना के एक गोदाम में भयंकर आग लग गई। खुली जगह में बने इस गोदाम में आग लगते ही हड़कंप मच गया। 3 फायर ब्रिगेड स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग को काबू में करने का प्रयास शुरू किया। आग के कारण उठते धुएं के गुब्बार दूर दूर तक दिखाई दिए, जिससे आसपास के लोग भयभीत हो गए। आग में गोदाम में रखे सामान जलकर खाक हो गए। सौभाग्य से आग में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोदाम मालिक को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ।
गुजरात के वडोदरा के दबोई तालुका के मांडवा गांव में हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई का बड़ा मामला सामने आया है। वडोदरा के दबोई तालुका के मांडवा गांव की सीमा में हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मामलेदार मौके पर पहुंचे और अवैध रूप से काटे गए लकड़ों का जखीरा बरामद कर लिया। इसके साथ ही लकड़ी चोरी से जुड़े व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। चांदोद पंथक में पिछले काफी समय से आधुनिक मशीनों की मदद से पेड़ों के अवैध निंदारण की गतिविधि तेज हो गई थी। तीर्थ क्षेत्र चांदोद के नायब कलेक्टर की क्षेत्रीय भेंट के दौरान मांडवा हद में ये अवैध कटाई चलते देख तुरंत मामलेदार को सूचित। वीएनएम टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीएनएम टीवी। पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है। तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म एलएलसी के साथ राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 night। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 night। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म एलएलसी। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म एलएलसी, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, 2nd phase, जेतलपुर रोड, वडोदरा। 9537683360, 971555406806। बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइट ऑन योर बैलेंस, हेवी ऑन लाइफस्टाइल। बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं दूसरे दिन भी ट्रैक पर नहीं लौटी है। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद और अहमदाबाद समेत कई एयरपोर्ट से 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी ट्रैक पर नहीं लौट सकी। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि हालात रोज बेहतर हो रहे हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो संकट उसके क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम में समस्याओं के कारण हुआ।
इससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें हुई है। हम इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे। जांच जारी है। हम ऐसा एक्शन लेंगे जो दूसरों के लिए मिसाल बन सके। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है। मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। गुजरात के मेहसाना में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित खेल महाकुंभ को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई है। मेहसाना में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि दिव्यांगजन के लिए उचित मैदान और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। दिव्यांग खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें खेल संकुल का लाभ नहीं मिलता, जबकि खेल महाकुंभ में भाग लेने के लिए खेतों में अस्थायी मैदान बनाकर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इस अव्यवस्था को लेकर दिव्यांगजन ने जिला कलेक्टर को लिखित रूप में प्रतिनिधि मंडल के साथ शिकायत की है। आज અમે અહીંયા અમારી એક ઇવેન્ટ હતી સિટિંગ વોલીબોલ જે ઉત્તર ગુજરાત વિકલાંગ કલ્યાણ સ્થળ વિસનગર બાજીપુરામાં રમાય છે, બરોબર? તો અમારી રજૂઆત એવી હતી કે ત્યાં અમને પ્રોપર મેદાન નથી મળતું। અહીંયા સરકારશ્રીએ પોચોટ મેદાનમાં વડનગરમાં બહુ મોટા પાયે મેદાન બનાવેલા છે, મસ્તન કોન્ક્રીટના, જે દિવ્યાંગો માટે સુવિધા લાયક છે, બરોબર? પણ ત્યાં નહીં, પણ એમના જે ખેતર રહ્યું ત્યાં તેમના ત્યાં રહેલા છોકરાઓને જોડે સાફ કરાઈ અને ત્યાં રમાડે છે, બરોબર? ત્યાં મેદાનમાં જે હોય ને ખીલીઓ પાથરેલી, આમાં અમારે જે સિટિંગ બેઠા બેઠા રમે તો ખીલી વાગે, ઈજા થાય એનો જવાબદાર કોણ? બરોબર? અમે આ બધી એમને રજૂઆત કરી તો એમને એમ કહે છે કે તમારે જે કરવું હોય કરો, આર્યું મેદાન છે, અમારે કે ડીએસઓ જોડે વાત થઈ ગઈ છે, આર્યા જ મેદાનમાં તમારે રમવાનું છે, બરોબર? તો અમે ડીએસઓ સાહેબને કોલ કરાયો તો એ એમ કહે છે કે છેલ્લા 7 વર્ષથી તમે ત્યાં રમો છો, બરોબર? તો ત્યાં જ રમવા લીગલી છે, એ મેદાન જ છે, પણ તમે અહીં જુઓ તો ખબર કે મેદાન નથી। આ 10 જિલ્લાઓમાં તમે જોયા, અમદાવાદ, ખેડા, જ્યાં જ્યાં પ્રોગ્રામ થયા છે ત્યાંના વિડીયો જુઓ, ત્યાંના મેદાન જુઓ કે કમ્પ્લીટ જે દિવ્યાંગ હોય એના કમ્પ્લીટ કમ્ફર્ટેબલ। અહીંયા તો કંઈ કશું નહીં। લેડીઝો માટે ના શૌચાલયની ના પાણીની સુવિધા, ગેટ ઉપરથી જે સંસ્થાનું મેદાન રહ્યું એ 700 થી 800 મીટર દૂર છે, બરોબર? તો ત્યાં કોઈ સુવિધા નથી। આ બેઠા દિવ્યાંગ બેન પોતે જ ત્યાં નીચે ઉતરી રોડ ઉપર બેઠેલા, હું મારા એક્ટિવામાં લઈ અને અંદર સંસ્થામાં લાવ્યો। અમે એમને કોલ કર્યો, પછી એમનું સારું દેખાડવા માટે 2 વ્હીલચેરો ગેટ ઉપર મેલી। સવારે એક પણ વ્હીલચેર નથી ત્યાં। આવી ગયા પછી વ્હીલચેર લઈને આવ્યા। અમારું કહેવું એમ છે કે સરકારશ્રી આટલો મોટો ખર્ચો કરી અને આટલા મેદાન મસ્તન બનાવે છે તો હેરો ખેલ મહાકુંભ ત્યાં કેમ નથી હેર્યા રમાડતા અને પોતાની સંસ્થામાં જ રમાડે છે, જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા નથી। અને જે ભાડો લેવા માટે એ પોતે રૂમમાં બેસી રહે, બાકીના જે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ છે જે ચાલી નથી શકતા એમને ક્યાં લાઈન કરી અને રૂમમાં આવીને ભાડું લઈ જાઓ। તો અમારું કહેવું એમ છે કે 2 જણ બહાર બેસાડી અથવા મેદાનમાં કેમ નથી હાલતા? જિલ્લામાં જે રમવાનું, જિલ્લામાં જે રમત ગમતું એ થાય છે, બરોબર? ભાડું લેવા એ પણ પોતાની સંસ્થામાં બોલાવે છે। અહીંયા એક્ટિવા લઈને જઈએ અમે, 150 રૂપિયા ભાડું લેવા, 100 રૂપિયા અમારું પેટ્રોલ બળે, બરોબર? તો અમારું કેવું કે એ ડોક્યુમેન્ટ માગે છે, એના અંદર બેંક એકાઉન્ટ ડિટેલ લે છે, તો પછી એ ફોન પે કે ડાયરેક્ટ બેંકમાં કેમ ટ્રાન્સફર નથી કરી શકતા? શું કામ દિવ્યાંગોને હેરાન કરે છે? અમે કોઈ અમારા ફ્રેન્ડને મોકલીએ કે ભાઈ તું તારા અમારા ભાડું લેતો આવજે, તો એના એમ જ કહે છે કે ના, જે વ્યક્તિ હશે એને જ મળશે। તો અમારે કેવું એમ છે કે 100 રૂપિયાનું પેટ્રોલ ભરી 150 રૂપિયા ભાડું લેવા અમારે જવાનું ત્યાં। गुजरात के वडोदरा के एमएसयू के बीबीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा संकल्प 25 इवेंट का आयोजन किया गया। वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी की बीबीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा संकल्प 25 का लॉन्च किया गया। बीबीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रथम हेगड़े, सदस्य और कई विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मेयर पिंकी सोनी, बीबीए फैकल्टी एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर केआर बडोला, संजय भदौरिया और अनंत इर्दुरकर ने दीप प्रज्वलित कर मेहमानों का स्वागत किया। इसी मौके पर मेहमानों के हाथों संकल्प 25 मैगजीन का विमोचन भी किया गया। आज तारासंस होटल गोत्री में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बीबीए डिपार्टमेंट के स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा उसके एनुअल मैगजीन संकल्प के 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली एडिशन का ग्रांड संकल्प लॉन्च आयोजन किया जा रहा है। इस लॉन्च में कई मुख्य मेहमान तथा बहुत सारे हमारे स्पॉन्सर्स एवं स्टूडेंट्स आने वाले हैं और दीप प्रागट्य से लेके लॉन्च की इवेंट तक पूरा आयोजन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की मेहनत, पूरा मैगजीन मार्केट, क्यूरेट और क्रिएट पूरे स्टूडेंट्स बीबीए के ही स्टूडेंट्स करते हैं। 400 से 600 बच्चे पूरे इस मैगजीन को बनाने के लिए
तत्पर रहते हैं और हर साल ये मैगजीन हम लॉन्च करते हैं और 25 साल से ये मैगजीन जो हम लॉन्च कर रहे हैं इसी डोमिनेंस या इसी जो हमारी लेगेसी जो कंटिन्यू है उसी से हमारा इस साल का थीम वर्चस्व हमने रखा है। वर्चस्व यानी कि डोमिनेंस जो हमें साफ 25 साल के सफर में दिख रहा है। गुजरात के अरवली जिले में एसओजी पुलिस ने मोडासा के माथासूलिया गांव में एक ढाबे पर छापेमारी कर सूखा और उगाया हुआ गांजा जब्त किया। अरवली जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिला एसओजी पुलिस ने मोडासा के माथासूलिया गांव में एक ढाबे पर छापेमारी कर सूखा और उगाया हुआ गांजा जब्त किया। इस कार्रवाई में रामजी पकी नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 8 लाख रुपए से अधिक के गांजा समेत अन्य सामान को कब्जे में लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। અરવલ્લી જિલ્લામાં એસઓજી પીઆઈ ગ્રાસિયા અને એની ટીમને હકીકત મળેલી હતી કે અહીંયા માથાસુલિયા કરીને ગામ છે મોડાસા રૂરલમાં. માથાસુલિયામાં એક વ્યક્તિ ગાંજો પોતાના છત ઉપર સૂકવીને કંઈક કરી રહ્યો છે શંકાસ્પદ. એના આધારે એમણે ત્યાં રેડ કરતા એક આરોપી રામાજી પાણાજી પગી ઉંમર વર્ષ 64 એમના છત ઉપરથી ગાંજો મળ્યો છે વત્તા એણે એના ખેતરમાં પણ ગાંજો વાવેલો લીલો ગાંજો આ બધું કબજે કર્યું છે. ટોટલ 16 કિલો ગાંજો છે. આ લગભગ 8,50,000નો મુદ્દામાલ છે અને આજે આપણે આરોપી અરેસ્ટ કર્યો છે. આગળની તપાસ ગાંજાના બી ક્યાંથી લાવ્યા અને આ ગાंजाનો આગળ એનો उपयोग શું કરતો હતો. वीएनएम टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers.
Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? बड़ोदरा के पोदार वर्ल्ड स्कूल समा में TEDx PWS समा युद्ध ने अनफोल्डिंग टुमारो थीम के साथ इतिहास रच दिया। बड़ोदरा के पोदार वर्ल्ड स्कूल समा में युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक आयोजन हुआ। TEDx PWS समा यूथ ने अनफोल्डिंग टुमारो थीम के साथ ऐसा मंच बनाया जहां विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों ने अपने विचार और जीवन के अनुभवों से युवाओं को नई दिशा दी। कार्यक्रम का संचालन पूरी तरह PWS समा यूथ टीम ने किया और युवाओं के लिए यह आयोजन किसी उत्सव से कम नहीं रहा। इस आयोजन में कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने मंच संभाला, जिनमें शेरली हफीजबाह, RJ अतिक खान, सिंगर सचिन लिम्ये, छात्रा तृषा ठक्कर, डॉक्टर CH बुच, डॉक्टर जयमिनी वैष्णव, छात्रा रेबिका जॉन, मोहित गढ़िया और थिएटर आर्टिस्ट अभिनय बैंकर उपस्थित रहे। पोदार वर्ल्ड स्कूल में हम 6 अपना TEDx टॉक का एक प्रोग्राम रखा गया है और हमारी स्कूल ये प्रोग्राम की लाइसेंसी है और दैट्स व्हाई आवर टाइटल इज TEDx PWS शमा यूथ। और यहाँ बच्चे सीखते हैं कि कोई भी नया आइडिया है उसे हम कैसे डिफरेंट वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे अच्छे ऑल ओवर इंडिया से स्पीकर्स भी बुलाए हैं एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू शेयर, वो भी अपनी अपनी नया कुछ इनोवेशंस है वो सब बताने वाले हैं। और हमने बहुत सारी बड़ोदरा की स्कूल के बच्चों को, उनके प्रिंसिपल्स को और उनको टीचर्स को भी इसमें इनवाइट किया है। सो वी आर सेलिब्रेटिंग TEDx आइडियाज वर्थ स्प्रेडिंग इट। हर वक्ता ने अपने अनुभवों, संघर्षों और विचारों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया। राजा रानी कोचिंग एक्चुअली हम सिलाई काम एंड फैशन डिजाइनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सिखाते हैं। आज मुझे इनवाइट किया गया है पोदार वर्ल्ड स्कूल वडोदरा के द्वारा TEDx टॉक के लिए एंड मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीच देने के बाद, मुझे एक आइडिया शेयर करने के बाद मुझे खुद कॉन्फिडेंस आया है। मैंने देखा कि स्टूडेंट्स के साथ भी मैं जो जर्नी मैंने तय की तो उनको भी कॉन्फिडेंस आया है, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। शार्क टैंक पे हमें सीजन 3 में जाने का मौका मिला था, वहाँ पे भी हमने हमारा बिजनेस राजा रानी कोचिंग वहाँ पे पिच किया था। इन्वेस्टर्स को हमारा बिजनेस बहुत अच्छा लगा था एंड यहाँ पे भी मैंने वो सेम कंसेप्ट पे एक आइडिया शेयर किया तो वो भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा। ये पोदार स्कूल का इनिशिएटिव था और इसमें मैंने जर्नी ऑफ म्यूज़िक के बारे में बात की कि कैसे मैं म्यूज़िक में आया, एजुकेशन किया, इंजीनियरिंग किया, उसको छोड़ने के बाद म्यूज़िक में आया और कैसे म्यूज़िक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या सेक्रीफाइसेस हैं, क्या क्या अनुभव हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आज सबके साथ शेयर की। Well, I am here at Vadodara doing my TEDx talk and it's been a lovely experience and I'm here to share my idea about what's going to unfold tomorrow and the audience are wonderful. The organizing team is doing an amazing job and it's lovely to be a part of it. So I think I should say thank you TEDx for doing this amazing job and thank you to Podar World School for putting this together. It's lovely. गुजरात के अहमदाबाद में बैब्स संस्था का प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। अहमदाबाद में BAPS संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव 2025 का भव्य समारोह संपन्न हुआ। यह आयोजन प्रमुख स्वामी महाराज के 104वें जन्म दिवस और संस्थान में उनके 75 वर्ष के नेतृत्व के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। साबरमती रिवर फ्रंट पर हुए इस विशाल कार्यक्रम में देश विदेश से लगभग 50,000 हरिभक्तों ने उपस्थिति दर्ज की। इस पावन अवसर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा अहमदाबाद के विधायकों और निगम के पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। સૌથી પહેલા પૂજનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પૂરા જીવન કાર્યને ને એમની સ્મૃતિને એમના વર્ણન ન થઈ શકે એવા ગુણોને બે હાથ જોડી પ્રણામ કરી
મારી શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરું છું. મિત્રો, બાપ સંસ્થા દ્વારા આયોજિત પ્રમુખ વર્ણી અમૃત મહોત્સવ એ અમદાવાદના સાબરમતીના કાંઠે આ નયન રમ્ય નજારા સામે આયોજિત થયો અને એમાં બાપ સંસ્થાએ મને બોલાયો એ મારા સૌભાગ્યની વાત છે. હું સૌ આયોજકોનો હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ કરવા માંગુ છું. આના પહેલા અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં લાખો હરિભક્તો વચ્ચે હું ત્યાં આવ્યો હતો બાપ્સના કાર્યક્રમમાં, અને આજે અહીંયા આવ્યો છું ये हमारा માટે खूब आनंद विषय है. मुझे प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सन 2013 में पार्षदी दीक्षा प्रदान की और 2014 में भागवती दीक्षा प्रदान की. तब से लेकर आज तक मैं इस BAPS संस्था में एक साधु के तौर पर विविध सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ. आज जो यहाँ पर आप भव्य तैयारियाँ देख रहे हैं और लोगों का जमावड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज को जब प्रमुख बनाया गया था सन 1950 में, उसको 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. इस उपलक्ष्य में प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंदर प्रमुख स्वामी महाराज का जो जीवन और उनका कार्य, उन्होंने लोगों के भले के लिए जो कार्य किया है, उनका जो जीवन सूत्र था दूसरों के भले में अपना ही भला है, तो उसको तादृश्य करते हुए उनके जीवन और गुणों को बताने वाला एक अद्भुत महोत्सव यहाँ पर रचना की गई है. जिसके अंदर यहाँ नदी में आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के फ्लोट्स हैं, जिसके अंदर शास्त्रों में जो संत के गुण बताए गए हैं, रामायण, भागवत, गीता, उपनिषद आदि में, और साथ ही भगवान स्वामिनारायण के वचनामृतों में जो संत के गुण हैं, वो प्रमुख स्वामी महाराज में जो थे, और उन सभी को यहाँ जो अलग अलग फ्लोट्स के द्वारा दर्शाया गया है. परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को BAPS संस्था के अध्यक्ष शास्त्री जी महाराज ने 1950 में अहमदाबाद में आमलीवाली पोल में BAPS संस्था के आजीवन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था. उसको इस वर्ष 2025 में 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. इसका ये उत्सव है प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव, जिसमें 50,000 से ज़्यादा हरिभक्त सम्मिलित होंगे. BAPS के वर्तमान अध्यक्ष परम पूज्य महंत स्वामी महाराज, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी और अनेक गणमान्य अतिथियाँ इसमें उपस्थित होंगे. विशेष आकर्षण इस महोत्सव का ये भी है कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में जो भी संत लक्षण हमें देखने को मिलते थे, और हमारे शास्त्रों में जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित वचनामृत आदि ग्रंथों में संत महिमा और संत लक्षण जो लिखे हुए हैं, वो महंत स्वामी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में कैसे देखने को मिलते हैं. तो वैसे गुण, उनके लक्षण यहाँ पे अलंकृत फ्लोट्स के माध्यम से साबरमती में अटल ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच 3 दिन तक रखे जाएंगे, जिसके द्वारा ये समग्र उत्सव के द्वारा और ये फ्लोट्स के द्वारा समग्र महोत्सव का उद्देश्य ये है कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जिस सेवा के आदर्शों को सामने रख के उन्होंने जीवन व्यतीत किया, वैसे सेवा का आदर्श हम भी अपने जीवन में रखें और हमारे देश की, हमारे समाज की सेवा करें. प्रमुख स्वामी महाराज जब से गुरु पद पे आए उस साल को 75 साल पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए ये कार्यक्रम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज. और आप पीछे ये सब फ्लोट्स देख रहे हैं जिसमें प्रमुख स्वामी महाराज के सब गुणों को प्रदर्शित किया गया है. और इसमें से मुझे जो सबसे ज़्यादा स्पष्टता है कि प्रमुख स्वामी महाराज को जब चादर ओढ़ा के प्रमुख की निमणूक की गई, तब उन्होंने सेवक बन के सबकी सेवा की, और उनका जीवन का सूत्र था कि दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई है. तो उसी सूत्र को मैं अपने जीवन में भी फॉलो करना चाहूँगी. अब मैं न्यू जर्सी रॉबिन्सविल शहर में, जहाँ प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरे विश्व को अक्षरदान की भेंट दी है, मैं वहाँ रहती हूँ और मेरा प्रोफेशन है डेंटिस्ट्री. तो यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? सो ओरिजिनली जब माय बेस्ट फ्रेंड सन, उसकी शादी थी दिल्ली, फिर पता चला कि प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव का भी सेलिब्रेशन होगा. तो और क्या गर्व की बात हो सकती है कि एक अहमदाबादी जो अहमदाबाद में कभी साबरमती में पानी नहीं देखते थे, वो अब पानी देख रहे हैं, छलोछल पानी, और उसमें भी प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे
वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी का अथाक परिश्रम, जिसकी वजह से आज हम ये पानी भी देख रहे हैं और उनके जीवन में से कांस्टेंट एंकर। आज वडोदरा के अटलादरा स्थित बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर में 104 मशाल यात्रा लेकर पहुंचे युवाओं का भव्य स्वागत किया गया। ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की 104वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह विशेष मशाल यात्रा 28 दिसंबर को मनाए जाने वाले उत्सव के लिए निकाली गई है। भगवान स्वामीनारायण के छठे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी प्रगत ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज की जन्मभूमि जबलपुर से बीएपीएस वडोदरा के 104 युवाओं ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। परम पूज्य महंत स्वामी महाराजની 92મી જન્મ જયંતિ ઉપક્રમે અટલાદરાની અંદર યુવા પેઢી દ્વારા વિવિધ આયામો વિવિધ આયોજનો થઈ રહ્યા છે। એ આયોજનો પૈકી યુવા જાગૃતિ માટે, વ્યસન મુક્તિ માટે સંસ્થાએ જે કંઈ સામાજિક કાર્યો કર્યા છે એના ઉત્કર્ષ માટે 104 યુવાનો જબલપુરથી 920 કિલોમીટરની લાંબી મશાલ યાત્રા કરીને આજે અટલાદરાને આંગણે પધાર્યા છે। અહીંયા પધાર્યા એ પૂર્વે ગઈકાલે અમદાવાદની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રમુખ વર્ણી અમૃત મહોત્સવ થયો। ત્યાં પણ એ બધા યાત્રીઓનું ખૂબ જ ભવ્યતાપૂર્વક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। આ બધા મશાલ યાત્રીઓ આજે અહીંયા પધાર્યા છે, પરંતુ પરબ્રહ્મ ભગવાન સ્વામિનારાયણના છઠ્ઠા અનુગામી આધ્યાત્મિક અનુગામી महंत स्वामी महाराजની 92મી જન્મ જયંતિ જ્યારે ઉજવાશે ત્યારે ચાણસદથી એ લોકો મશાલ યાત્રા લઈને જન્મ જયંતિના સ્થળ સુધી પણ જવાના છે। આ પૂર્વે 28 તારીખે પરમ પૂજ્ય વિવેક સાગર સ્વામી જે સંસ્થાના સદગુરુ સંત છે એમણે મશાલ પ્રગટાવી અને આ લોકોને પ્રયાણ કરાવ્યું હતું। તો 28 તારીખથી લઈ અને આજે 8 તારીખે 920 કિલોમીટરની લાંબી એ મશાલ યાત્રા કરી અને આ બધા પદયાત્રીઓ પધાર્યા છે। અટલાદરાની અંદર અટલાદરાના પૂજ્ય સંતોએ, અટલાદરાની ભાવિક જનતાએ એમનું ઉષ્માભર્યું ખૂબ સારું સ્વાગત કર્યું છે। બધા યાત્રીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। અમે તમામ જગ્યાએ વ્યસન મુક્તિ કાર્યક્રમ કર્યા। આ યાત્રા દરમિયાન ઘણા બધા યાત્રિકો અને ઘણા બધા મહાનુભાવો અને ઘણા બધા મહેમાનોએ ગામોગામ વ્યસન મુક્તિની ખૂબ સારી પ્રેરણા લીધી। એટલે આવું એક માનવ ઉત્કર્ષનું અદ્ભુત કાર્ય કરીને આ બધા પધાર્યા છે। તો એ બધાને અભિનંદન, એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। એ બધાને અભિનંદન આપવા માટે 92મી જન્મ જયંતિએ સર્વે જનતાને પણ અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ કે આપ પણ આ બધા યાત્રિકોનું સ્વાગત કરવા માટે 2 ફેબ્રુઆરીએ મહંત સ્વામી મહારાજની જન્મ જયંતિએ ખાસ પધારજો। સૌને આમંત્રણ છે। જય સ્વામિનારાયણ। वडोदरा एचआर फोरम ने एचआर कम्युनिटी के लिए एक और भव्य और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित किया। द अनकन्वेंशन 6.0 नाम का ये आयोजन 7 दिसंबर को हुआ, जिसमें देश के 2 प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। एचआर ज्ञान, अपडेट्स और नई सोच के आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम में इस बार 2 विशेष अतिथियों ने मंच संभाला। पहले मुख्य वक्ता थे राजपीपला के प्रिंस मनिंदर सिंह गोहिल, जो भारत के जाने माने LGBTQ+ एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने समावेश, समानता और आधुनिक कार्यस्थलों में विविधता की महत्ता पर बेहद प्रभावशाली विचार रखे। और स्टोरी टेलर लक्ष्य महेश्वरी, जिनकी प्रेरणादायक कहानी कहने की शैली के लिए वो प्रसिद्ध हैं, इन दोनों ने ही मंच से अपने विचारों को साझा किया। वडोदरा एचआर फोरम बड़ौदा शहर और मध्य गुजरात एरिया में एचआर फ्रेटर्निटी के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। हम करीब 15 सालों से एक्टिव हैं और हम हर साल पिछले 6 सालों से एचआर अनकन्वेंशन नाम का एक वार्षिक अधिवेशन करते हैं, जिसको हमने अनकन्वेंशन नाम दिया है। एज ए एचआर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे एचआर फ्रेटर्निटी के लिए ऐसे सब्जेक्ट्स लेकर के आए जो आने वाली पीढ़ी के लिए, नए जनरेशन जो एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज से जुड़ने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं और इस देश की प्रगति और विकास में जुड़ेंगे, उनके लिए ऐसे सब्जेक्ट लेकर के आए जो समाज के मुख्य प्रवाह से जुड़े। एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो राइट टैलेंट, सही
सही तरह के लोगों को अंदर लेके कंपनी में लेकर के आए, जिसमें उनका बैकग्राउंड ना देखा जाए, उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस, उनके रिलीजन, उनके शारीरिक क्षमता विषमताओं को मद्देनज़र उसको ना किए बिना उनको हम कैसे सही जॉब के लिए सही पर्सन के तौर पे चुने और कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सम्मान के साथ काम कर सके, ये प्रयत्न हमें करना है। इस प्रयत्न के लिए हमने आज प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोयल जी, जो कि राजपीपला के प्रिंस हैं और ख़ास करके LGBTQ कम्युनिटी के लिए वो एक आवाज़ बने हुए हैं, उनका वैश्विक कार्य जो है वो अपने आप में मिसाल बन चुका है। हमने कोशिश कर रहे हैं कि वो आज हमारे HR फ्रेटर्निटी के प्रोफेशनल्स को संबोधित करते हुए हमें एक तरह से एनकरेज करें कि हम इंक्लूजन, सेंस ऑफ इंक्लूजन जिसको हिंदी में बोला जा सकता है, सबको साथ में लेके चलना, उसके प्रति हमारा कमिटमेंट और गहराई से आगे बढ़ा सके, यही हमारा मकसद है। और इसके साथ हम आशा करते हैं कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ये मैसेज लेकर के जाएंगे और इंडस्ट्रीज़ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दोनों ही वक्ताओं ने आधुनिक समाज और मानव संसाधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी और उपस्थित दर्शकों को नए दृष्टिकोण दिए। यहाँ पे जो द अनकन्वेंशन 6.0 नाम का जो ये यहाँ पे एक इवेंट आज वडोदरा HR फोरम ने रखा है, वहाँ पे बहुत अच्छा एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट चुना गया, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जो बहुत ज़रूरी है कॉर्पोरेट्स को समझना, खास करके जो HR में है, कि हर एक कम्युनिटी जिसके साथ में अन्याय हो रहा है, जैसे कि LGBTQ को लेकर, PWD जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो महिलाएं हैं, जो डिफेंस में जो आज युद्ध लड़ रहे हैं हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो अन्याय हो रहा है उनके साथ में, उनका मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे लोगों को क्यों न्याय मिलना चाहिए, उनके अधिकार क्यों मिलने चाहिए, उनको कहाँ पे रोजगारी मिल सके, और उसके ऊपर जो एजुकेशन की ज़रूरत है वो करने का अवसर मुझे यहाँ पे मिला। मुझे बेहद खुशी है कि मुझे इस अवसर पे मेरी कहानी लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला और लोगों ने उसको स्वीकारा है और लोगों ने उसको अपनाया है। जी, बहुत खूबसूरत जगह है, शहर ही इतना बढ़िया है और गुजरात जब भी आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और आज HR फोरम के साथ हैं अनकन्वेंशन 6.0, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा एक कहानियों का सेट लेकर आया हूँ मैं, इश्क सूफियाना नाम से, जो आज यहाँ पर प्रस्तुत होगा। बहुत सारे सूफी सेंट्स की कहानी है, बहुत सारे गानों के साथ हैं, तो कवालियों और भजनों के जरिए आज हम जरा सूफी सेंट्स को जानेंगे। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Instagram, Facebook के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन TV, Jio TV और Jio फाइबर के चैनल नंबर 647 पर VNM TV 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, तो देखना ना भूलिए VNM TV।